नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट चौथा हल करेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि नागरिक शास्त्र के 3 प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। साथ में इतिहास विषय का भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया और भूगोल का भी प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। तो वहाँ से आप जो है जाके इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र इन सब का प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों एक सूचना है आप लोगों के लिए, ग्रेडअप पर जो 50% अभी डिस्काउंट चल रहा है मिशन पॉसिबल के नाम से। आप जो है ग्रेडअप पे कोर्स बाई करते समय यूज कोड जो है आप क्या डालेंगे, मिशन 50, जिससे आपको जो है 50% का वहाँ पे तत्काल डिस्काउंट हो जाएगा। तो जो लोग जो है किसी भी एग्ज़ाम की आप जो है तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रेडअप से जुड़ के आप जो है तैयारी को कर सकते हैं। अभी आपको एक जो है सुनहरा मौका है, ग्रेडअप की तरफ से 50% का ऑफ वहाँ पे चल रहा है। मिशन 50 आप जो है कोड यूज कीजिएगा जिससे आपको जो है तत्काल 50% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है दे दिया गया, वहाँ से जाके आप कोर्स को भी जो है बाई कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो चलिए जो है देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए प्रावधान है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। वह संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन का प्रावधान करता है। तो पूछा गया है किस अनुच्छेद में है यह, तो अनुच्छेद 324। स्थापना कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए आप जो है आपको पता होगा कि 25 जनवरी को प्रत्येक जो है वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यदि प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो यह है जनहितवाद से यानी कि PIL से। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि यदि सरकार के तीनों अंगों यानी कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से कोई अपने कार्यों की परिसीमा का उल्लंघन करता है या अपनी शक्तियों के आधिक्य में कार्य करता है तो ये सभी अंग एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करें। इसी परिप्रेक्ष्य में न्यायपालिका द्वारा अपनी संवैधानिक शक्तियों के इतर कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यक्षेत्र में जनहित की दृष्टि से हस्तक्षेप किया जाना न्यायिक सक्रियता कहलाता है और न्यायिक सक्रियता मूलतः जनहितवाद से संबंधित है। तो यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा प्रश्न है, किसके वर्णन में मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद यानी कि संविधान सभा में अल्पतंत्र के रूप में थे। तो यहाँ ये ऑप्शन सही होगा, ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन के वर्णन में मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद ये संविधान में अल्पतंत्र के रूप में थे। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति के रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। तो यहाँ पे डी विकल्प से हो जाएगा, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट। केंद्र राज्य संबंधों के संपूर्ण ढांचे पर विचार करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा मार्च 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग की नियुक्ति की गई थी। यद्यपि राजमन्नार समिति भी जो है केंद्र और राज्यों पर संबंधों पर आधारित है, लेकिन यह समिति तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा गठित की गई थी एवं अपनी रिपोर्ट भी राज्य सरकार को प्रस्तुत की थी। केंद्र सरकार द्वारा राजमन्नार समिति की सिफारिशों को पूरी तरह खारिज कर दिया गया और जो है तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा आपका डी ऑप्शन, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट। अगला जो प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 4A में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो आपको पता होगा मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में है 11 और यह भारतीय संविधान के भाग 4A में जो है इसका वर्णन किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है।
तो यह है अनुच्छेद 16, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और 7वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिक के लिए मतदान की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया था? पहले यह 21 वर्ष था। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और यह संशोधन करने का मुख्य उद्देश्य देश के उस युवा वर्ग को जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिल सके और वे राजनीतिक प्रक्रिया का अंग बन सके। तो 61वां संविधान संशोधन 1988 में मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो यह हुआ था 1932 में। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। पूना पैक्ट अंबेडकर और गांधी के मध्य पूना में यरौदा जेल में एक समझौता था। इस समझौते पर दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उच्च हिंदू वर्ग तथा गांधी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर किया। अंततः जो है प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्ग की 148 सीटों पर आरक्षण दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा, उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो प्रसारण का कार्य 14 अगस्त से सर्वप्रथम उषा मेहता ने प्रारंभ किया था और 14 अगस्त 1942 को उषा मेहता ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर खुफिया कांग्रेस रेडियो की स्थापना की। इस खुफिया रेडियो सेवा का पहला प्रसारण 27 अगस्त 1942 को हुआ था और इस रेडियो से पहला प्रसारण भी उनकी आवाज़ में हुआ था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं? तो यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा। द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, गीता रहस्य और द ओरियन, इन सभी के लेखक जो हैं बाल गंगाधर तिलक हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द ओरियन ये लिखा गया था इनके द्वारा 1893 में और गीता रहस्य लिखा गया था 1915 में और द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज ये लिखा गया था 1903 में। गीता रहस्य ये तिलक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण रचना है। यह ग्रंथ शंकराचार्य के बाद सबसे सुंदर तर्कपूर्ण गीता का भाष्य है। तो गीता रहस्य हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा किसकी रचना है, तो बाल गंगाधर तिलक की। अगला जो क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था भारत के लिए स्वशासन और होम रूल लीग आंदोलन जो है भारत में आयरलैंड की तर्ज पर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन था और इसका उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन की मांग करना था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया गया था डॉक्टर M.A. अंसारी के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इस कॉन्फ्रेंस में मिलकर सभी दलों ने लखनऊ में 28 से 31 अगस्त 1928 तक अपनी बैठक की और इसने भारत के लिए डोमेनियन स्टेट्स की सिफारिश की थी। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं बी ऑप्शन बारिंद्र कुमार घोष दिया गया, ढाका षड्यंत्र अभियोग। तो बारिंद्र नाथ घोष का संबंध मुख्यतः युगांतर पत्रिका के संपादक से था। तो यहाँ पे जो है ये आपका सुमेलित नहीं है और जो कि अनुशीलन समिति द्वारा प्रकाशित बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी। बारिंद्र नाथ घोष को अलीपुर बम केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। बाकी जो है सभी सुमेलित हैं। खुदीराम बोस जज किंग्सफोर्ड से संबंधित हैं। तारकनाथ दास ये हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका से संबंधित हैं। लाला हरदयाल युगांतर सर्कुलर से संबंधित हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के समर्थक कौन थे? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ये दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक माने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण का मानना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का कोई औचित्य नहीं है। इन्होंने समाज सुधार के संदर्भ में संपूर्ण क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। 15वां क्वेश्चन है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत को किसने तैयार किया था? तो कौटिल्य ने तैयार किया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
कौटिल्य को प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। इसने राज्य के आंगिक सिद्धांत का समर्थन किया और राज्य के 7 अंग बताए हैं, जो कि राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहलाता है। और राज्य के 7 अंग जो हैं उनमें पहला है स्वामी, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, 5वां कोष, 6वां दंड और 7वां जो है मित्र। तो जो है 7 इन्होंने सप्तांग सिद्धांत बताया था कौटिल्य ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न प्राचीन ग्रंथों में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, मनुस्मृति। मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया है। मनुस्मृति ये हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। इसे मानव धर्मशास्त्र, मनु संहिता आदि नामों से भी जाना जाता है। 17वां क्वेश्चन है, मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप है? तो यह है सावयवी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे मनुस्मृति राज्य का स्वरूप सावयवी मानता है, अर्थात राज्य का स्वरूप इंसानों के वृहद स्वरूप के समान होता है। मनु ने राज्य के 7 जो है सावयवी अंगों का वर्णन किया है, जिसमें पहला है स्वामी, दूसरा है अमात्य, तीसरा है पूर्व और चौथा है राष्ट्र, 5वां कोष, 6वां दंड और 7वां जो है सुहृद। अगला जो क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, फिनिक्स। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम फिनिक्स आश्रम है और दक्षिण अफ्रीका में इनके द्वारा 1904 ईस्वी में गांधी ने सेठ पारसी रुस्तम जी के सहयोग से डरबन के समीप फिनिक्स नामक स्थान पर 100 एकड़ जमीन खरीदकर फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति मार्क्स एवं एंजेल्स की है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, जर्मन आइडियोलॉजी। जब मार्क्सवाद की बात की जाती है तो मार्क्सवाद के अंतर्गत कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स दोनों आते हैं। इन क्षेत्रों के अभाव में मार्क्सवाद की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। मार्क्स के अभाव में एंजेल्स और एंजेल्स के अभाव में मार्क्स अपूर्ण हैं। मार्क्स और एंजेल्स दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों ने संयुक्त रूप से अनेकों रचनाएं की हैं, जिनमें जो है द सिविल वार इन द यूनाइटेड स्टेट्स है, उसके बाद दूसरा है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है और उसके बाद तीसरा जो है द जर्मन आइडियोलॉजी है, उसके बाद द होली फैमिली है और रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, ये सभी जो है इन दोनों के द्वारा जो है ये लिखा गया ये रचना है। अगला जो क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा, हीगल ने। हीगल द्वारा प्रतिपादित विश्वात्मा शाश्वत है, सतत क्रियाशील और गतिशील है। इसका विकास द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से निरंतर होता रहता है। इसे हीगल 3 क्रमों में विभाजित करता है। पहला वाद, उसके बाद दूसरा प्रतिवाद और तीसरा संवाद। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जा सकता है? तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स को। और 22वां प्रश्न है, उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक कौन हैं? तो वह हैं जेरेमी बेंथम। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 23वां प्रश्न है, किस राजनीतिक विचारक के दर्शन को सूकर दर्शन की संज्ञा दी जाती है? तो ये है बेंथम। डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। बेंथम के दर्शन को सूकर दर्शन की संज्ञा दी जाती है और बेंथम की आलोचना करते हुए मिल कहता है कि बेंथम के अनुसार एक असंतुष्ट सुकरात संतुष्ट सूअर से बेहतर है। 24वां प्रश्न है आपका, किसने कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है? तो ये कहा क्या था? सीले के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। राज्य का वर्ग संघर्ष का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया है और राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत वर्ग संघर्ष की अवधारणा पर केंद्रित है। 26वां क्वेश्चन है, किसने कहा कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? तो ये कहा था अरस्तु ने। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक
अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया है। तो यहाँ ए ऑप्शन से हो जाएगा हॉब्स। और 28वां क्वेश्चन है, यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया था? तो यह दिया गया था नैतिक पहलू पर। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्लेटो, अरस्तु तथा अन्य यूनानी विचारक जो है वह मूल रूप से राज्य को ही नैतिक समुदाय मानते थे। उनके अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य अपने नागरिकों का नैतिक उत्थान करना है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, किसे संप्रभुता की उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है? तो ये हैं रूसो। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो ये हैं जॉन लॉक। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। लॉक ने अपने चिंतन में प्राकृतिक अधिकारों का प्रबल समर्थन किया है, चूँकि यह अधिकार मानव को जन्मजात प्राप्त होते हैं और यह अधिकार मानव की व्यक्तित्व के अभिन्न अंग होते हैं। अतः समाज और राज्य दोनों का उद्देश्य इनकी रक्षा करना है। अगला जो क्वेश्चन है, हॉब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। यह किसका कथन है? तो यह कथन है G.H. सेबाइन का। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? तो यह है हॉब्स। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक जो था वह हॉब्स था। हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है कि ज्ञान का अंत शक्ति है। यह उन्होंने डी कार्पियर जो कि 1655 में प्रकाशित हुई थी नामक रचना में इन्होंने कहा था। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो आप सबको पता होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पॉलिटिक्स। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिक्स, जो कि आज एक अपूर्ण कृति के रूप में उपलब्ध है। यह प्राचीन राजनीतिक दर्शन का अधिक यथार्थवादी वर्णन है, जिसमें शासन के लक्ष्य के स्थान पर शासन की कला का उल्लेख किया गया है। पॉलिटिक्स ये 8 भागों में विभाजित है। और द रिपब्लिक यहाँ जो दिया गया ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ये प्लेटो की रचना है। लॉज भी प्लेटो की रचना है। और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रूसो के द्वारा लिखा गया है। तो ये चारों ही जो है महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। पूछा गया अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो है पॉलिटिक्स। अगला प्रश्न है, निम्न में से लेवियाथन के लेखक कौन हैं? तो यहाँ सी ऑप्शन से होगा, थॉमस हॉब्स। लेवियाथन ये थॉमस हॉब्स की रचना है। इसका प्रकाशन 1651 ईस्वी में किया गया था। और हॉब्स संविदावादी विचारक है, जिसने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में संविदावादी सिद्धांत का समर्थन किया था। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है? 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कौन सा मिलान जो है वह गलत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आप देख सकते हैं, अराजकतावादी दिया गया मार्क्स और बेंथम। तो आपको बता दें कि अराजकतावादी ये विलियम गॉडविन और प्रौथा के द्वारा दिया गया था, ना कि जो है मार्क्स और बेंथम। तो ये आपका जो है यहाँ पे गलत है। बाकी राज्य की बहुलवादी धारणा मैकाइवर और लास्की के द्वारा दिया गया, सही है। राज्य की शक्ति धारणा मैकियावेली के द्वारा दिया गया। और सर्वसत्तावादी हेगल और बेरीहार्डी के द्वारा दिया गया है। 36वां क्वेश्चन है, एक देश में समाजवाद, यह नारा किससे संबंधित है? तो यह स्टालिन से संबंधित है। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? तो यहाँ पे सी विकल्प सही होगा, एल्फ्रेडो रोक्को ने। एल्फ्रेडो रोक्को ने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है, जबकि फांसीवाद संकट में फंसे पूंजीवाद की विचारधारा होने के कारण समाजवाद का सख्त विरोधी है। 38वां क्वेश्चन है, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य, तो यहाँ पे जो सही होगा ये ऑप्शन किसी साध्य के लिए एक साधन है। और 39वां क्वेश्चन है, उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन लॉक को। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जॉन लॉक को व्यक्तिवाद और उदारवाद का जनक कहा जाता है, क्योंकि वह मानव विवेक में आस्था रखता है। मानव को 3 प्राकृतिक अधिकार यानी कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति
को भी यह सौंपता है और मानव को सद्गुणी प्राणी मानता है। उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित विचारधारा है। उदारवाद व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानता है। तो यहाँ पे पूछा गया जनक कौन है उदारवाद का, तो जॉन लॉक। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनमत का एक अभिकरण नहीं है। तो इसमें बी ऑप्शन से हो जाएगा आपका न्यायपालिका। और 41वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन का प्रावधान कौन करता है। तो यह संविधान के द्वारा किया जाता है। संघीय शासन के अंतर्गत विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र ये संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। संघात्मक शासन का मूलभूत लक्षण है द्वैध शासन व्यवस्था माना जाता है, जिसके अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है। तो यह लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। ये ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित होती है। तो यह मंत्री परिषद में निहित होता है। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। संसदीय जनतंत्र यानी कि लोकतंत्र में वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में होती है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और आपको पता होगा संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 75(1) में यह एक वर्णन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो पूछा गया संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता किस में निहित होती है। तो यह मंत्री परिषद में निहित होता है। सी ऑप्शन सही हो गया यहाँ। 44वां क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किस सिद्धांत पर संचालित होती है। तो यह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर संचालित होती है। बी विकल्प सही है यहाँ। 45वां क्वेश्चन है, जस्टिस शब्द जस से निकला है और जस का संबंध निम्न में से किस भाषा से है। तो यह है लैटिन भाषा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। न्याय अथवा जस्टिस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जस्टिसिया से हुई है और न्याय का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। न्याय से तात्पर्य उस सामाजिक आदर्श से है जिसके द्वारा मनुष्य के पारस्परिक संबंधों की उचित व्यवस्था या उद्देश्य में की जाती है। संगठित समाज की इकाई के रूप में व्यक्ति के अधिकारों में सामंजस्य ताकि बना रहे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसका विचार है कि संप्रभुता ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बोंदा। जीन बोंदा इनका पूरा नाम है। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में संप्रभुता शब्द का प्रयोग और इसे व्याख्यायित करने का श्रेय जीन बोंदा को दिया जाता है। उनके अनुसार संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है बार्कर का। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अर्नेस्ट बार्कर इनका पूरा नाम है। अगला जो क्वेश्चन है, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। यह कहा है किसने। तो एच.जे. लास्की ने यह कहा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एच.जे. लास्की का यह कथन है कि राजनीति समानता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। 49वां क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से संघर्ष करने लगेगी। तो यह बार्कर ने कहा था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, किसका कथन है। तो ये कथन है बोसांके का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिकार का आशय उन सुविधाओं और परिस्थितियों से है जो सभ्य समाज के एक सदस्य के रूप में सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। अधिकारों का संबंध एक ओर व्यक्ति की स्वतंत्रता से और दूसरी ओर राज्य की गतिविधियों से है। अधिकारों के बारे में बोसांके का कथन है कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य उसे लागू करता है। 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो यह हैं जॉन रॉल्स।
ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये जॉन रॉल्स की पुस्तक है। इसका प्रकाशन 1971 कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था इसका प्रकाशन। और इस पुस्तक के कारण रॉल्स को जो है राजनीतिक चिंतन के इतिहास में वही स्थान प्राप्त है जो प्लेटो, कांट, मार्क्स एवं मैकियावेली को प्राप्त है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। अगला प्रश्न है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह किसने कहा है? तो यह प्लेटो ने कहा है। बी विकल्प सही हो जाएगा। प्लेटो के अनुसार राज्य मानव मस्तिष्क का ही विराट रूप है और राज्य ब्लूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते, वरन वे उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उनमें निवास करते हैं। प्लेटो की मान्यता है कि व्यक्ति की भांति राज्य में भी तीनों गुणों यानी कि वासना, साहस और बुद्धि ये विद्यमान होते हैं। इन तीनों गुणों के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के उत्पन्न करने में तीन तत्व सहायक होते हैं। कौन कौन से? तो आर्थिक, सैनिक और वह दार्शनिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। कथन किया है, इसलिए नोजिक को अर्ध अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक ने रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है? तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, रॉबर्ट नोजिक ने। रॉबर्ट नोजिक के अनुसार राज्य की भूमिका एक रात्रि के चौकीदारी वाली निगरानी रखने की है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, जो कि 1974 में प्रकाशित हुआ था, में न्यूनतम राज्य के विचार का समर्थन किया है। इसलिए जो है नोजिक को अर्ध अराजकतावादी भी कहा जाता है इनको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? तो यह अरस्तु का विचार। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अरस्तु ने राज्य के प्रश्न पर विचार करते हुए कहा है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। ऐसा कहने में अरस्तु का तात्पर्य यह नहीं था कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ, वरन उसके कहने का अभिप्राय यह था कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था। और यह कैसे हुआ, इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल एक तत्व है। पूर्णता पहले आती है, उसके बाद अंग, इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। तो यहाँ बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के सावयव सिद्धांत यानी कि ऑर्गेनिक थ्योरी के समर्थक हैं? तो हैं बलंसली और हर्बर्ट स्पेंसर। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? तो यह है विकासवादी सिद्धांत। सी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह है डेविड स्टन। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। डेविड स्टन को व्यवहारवादी क्रांति का जनक माना जाता है। इनके अतिरिक्त रॉबर्ट ए डहल और जो है हाई ज्यूले का व्यवहारकारी क्रांति में विशेष योगदान है। और राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक ऐसा प्रभावशाली राजनीतिक सिद्धांत है जिसने राजनीतिक अध्ययन करने में मूल्यों को तरजीह देने का विरोध किया है। यह राजनीति को प्राकृतिक विज्ञानों के तर्ज पर समझना चाहती है। तो यहाँ पे ये विकल्प सही हो जाए कि राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डेविड स्टन को। 59वां क्वेश्चन है, द मॉडर्न स्टेट के रचयिता हैं यानी कि लेखक कौन है? तो ये है मैकाइवर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। रॉबर्ट मॉरिसन मैकाइवर इनका पूरा नाम है, एक समाजशास्त्री थे। इसने जो है अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट, जो कि 1926 में प्रकाशित हुआ था, में इस बात का उल्लेख किया है कि राज्य सामाजिक विकास का परिणाम है और राज्य व्यक्ति के हितों की पूर्ति करने वाला एक उपकरण है। राज्य को विशेष प्रकार की सेवाओं को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। तो द मॉडर्न स्टेट के जो लेखक हैं यानी कि रचयिता वह हैं मैकाइवर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं? तो आप सबको पता होगा अरस्तु। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद जिला अधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है? तो यह जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण के कारण। स्वतंत्रता के बाद जिलाधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है और पंचायती राज व्यवस्था जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ही परिणाम है और इसने भी जिलाधिकारी की भूमिका को प्रत्याशित रूप से बढ़ाया है। 62वां क्वेश्चन है, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक कौन है?
तो डी ऑप्शन से होगा अल्फ्रेड कॉवन या कोम्बा भी इन्हें कहा जाता है। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत का पतन रूपी बहस की शुरुआत जो हुआ 1950 के दशक में हुआ और इस बहस में कॉवन एक प्रमुख विचारक हैं और इनका ही एक लेख है द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो कि 1953 में यह प्रकाशित हुआ था। और अंतिम क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा शासन का प्रकार विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है? तो यह संघात्मक सरकार, बी विकल्प सही हो जाएगा। संघात्मक सरकार विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है और राज्यों को स्वायत्तता प्रदान कर पूरे विश्व में एक सरकार बनने के लक्षण वह सर्वाधिक हैं। तो यहाँ बी विकल्प सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका नागरिक शास्त्र का चौथा प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं। जो लोग नहीं देखें चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।